हेलो दोस्तों। तो पॉलिटी के सीरीज़ में हम लोग आज हमारा चैप्टर नंबर 16 विच इज़ इमरजेंसी प्रोविजंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग डील करेंगे पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 352 से लेकर के 363 तक। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। आज हम लोग इसे बेसिक से बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि स्टेट में कुछ आपातकालीन ऐसा आ जाना जिसकी वजह से स्टेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। इमरजेंसी में बेसिकली क्या होता है, सेंटर और पावरफुल बन जाता है और सारे स्टेट्स उसके अनुसार फिर काम करने लगते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 352 से लेकर के 360 तक। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है, आप एक बार इसे देख लीजिएगा। क्या है, पार्ट 18 आर्टिकल नंबर 352 से 363 तक। टू सेफगार्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। क्या प्रोटेक्ट करने के लिए? सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। The central government becomes all powerful. The structure of unitary one. Unitary मतलब कि center becomes all powerful. ठीक है, center becomes the entire powerful in the country. तीन तरह की इमरजेंसी होती है। तीनों इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। तो जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 352, ये बात करता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी क्यों लगती है? क्योंकि ड्यू टू वॉर होने का कोई संभावना, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब क्या होता है? आर्म्ड रिबेलियन का मतलब होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन का मतलब क्या होता है? इंटरनल डिस्टर्बेंस। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब बेसिकली यही होता है कि कंट्री के अंदर किसी जगह पे कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस होने लगा है, तो उसे बोलते हैं आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, इमरजेंसी वर्ड इज़ नॉट यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी कहीं यूज़ नहीं की गई है। तो हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 352 जो कि बात करता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आर्टिकल नंबर 356 जो कि बात करता है प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। और आर्टिकल नंबर 360 जो कि बात करता है फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तीन आर्टिकल से क्या किया? आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 प्रेसिडेंट्स रूल और आर्टिकल नंबर 360 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल नंबर 360 बात करता है फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ओके, अब हम लोग कुछ और देखते हैं। पहला हमारा है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी बात करता है आर्टिकल नंबर 352 के बारे में। प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी। ये प्रेसिडेंट का काम है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करे। इंडिया थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तीन क्राइटेरिया है। क्या क्या? वॉर, क्या क्या है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। बट दिस सिचुएशन हैज़ टू बी बाय इमिनेंट डेंजर, मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए। हमारा जो पार्लियामेंट है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि डेंजर है कंट्री में, तभी वो इमरजेंसी का प्रावधान होता है। प्रेसिडेंट कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, कि कंट्री को किसी तरह का खतरा है। दिस पेज इज डन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एक मिनट गाइज। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं। नेशनल इमरजेंसी को एक्सटर्नल इमरजेंसी भी कहा जाता है। तो नेशनल इमरजेंसी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक है, और ये किस ग्राउंड्स पे होता है? ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, जो थर्ड वाला चीज़ है आर्म्ड रिबेलियन, तो मैंने क्या बताया था, ये पहले क्या हुआ करता था? इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था। जो थर्ड ग्राउंड है उसका नाम क्या था? आर्म्ड रिबेलियन नाम है इसका, थर्ड ग्राउंड का। लेकिन पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? पहले इसका नाम हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन ये इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला जो कॉन्सेप्ट ये बहुत वेग था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होता है, इसलिए इसे हटा दिया गया था। ठीक है, किस एक्ट से? इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत क्या किया गया? इस इंटरनल डिस्टर्बेंस के बजाय क्या वर्ड यूज़ करने लगे हम लोग? आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को यूज़ करने लगे। आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन वर्ड यूज़ करने लगे किसके एक्सटर्न में? इंटरनल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बदले। बाय विच एक्ट? 44th ऑफ 1978। ठीक है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
ऑफ 1978। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट वाला कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट। तो प्रेसिडेंट दो यहाँ पे प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाते हैं, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे? कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे। तो जो हमारे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके रिकमेंडेशन पे ही नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपने मर्जी से नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं, ऐसा नहीं इनको मन है तो इन्होंने लगा दिया, नहीं, कैबिनेट से इन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? कैबिनेट से। ठीक है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउसेज मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउसेज अप्रूव करना चाहिए विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। मतलब अगर 1 अप्रैल को इशू किया गया था नेशनल इमरजेंसी का कोई रिकमेंडेशन, तो उसे 1 मई तक बता देना है कि क्या इमरजेंसी लगने वाला है या नहीं। मतलब विद इन 1 month द पार्लियामेंट हैज़ टू गिव द आंसर। ठीक है, तो पार्लियामेंट में क्या आता है? दोनों हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा बताते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लगना चाहिए कि नहीं। अगर मान लीजिए लोकसभा डिजॉल्व है, ठीक है, जिस वक्त ये रेजोल्यूशन डाला गया था नेशनल इमरजेंसी का, उस वक्त लोकसभा डिजॉल्व है, तो क्या होगा? लोकसभा के फिर से बैठक होने के बाद, रीसीटिंग के बाद, जब लोकसभा वापस से इलेक्ट होकर के आएगी, तो उसके रीसीटिंग के विद इन 1 month उसे टाइम दिया जाएगा वापस से कि वो इस बारे में अपना राय दे कि इमरजेंसी लगना चाहिए कि नहीं। तो अगर लोकसभा डिजॉल्व, इफ लोकसभा इज डिजॉल्व एट दैट टाइम, द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो जब तक लोकसभा वापस से नहीं बन जाता, तब तक उसे फिर से मौका मिलता है कि वो विद इन 1 month बताए कि उसका क्या राय है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या था। अब जो प्रोक्लेमेशन है, दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मतलब अगर हाउस में 100 मेंबर है तो 50 मेंबर्स को अप्रूव करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा कैंसिल। हाउस में मतलब अगर जितने भी मेंबर्स हैं तो उसके आधे मेंबर्स को अप्रूव करना पड़ेगा। 100 मेंबर्स है तो 50 मेंबर्स मस्ट अप्रूव, और जितने भी लोग हैं वहाँ तो उसका 2/3 मेजॉरिटी सिटिंग एंड वोटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि हाउस में 100 मेंबर्स है, तो पहले 100 मेंबर्स में 50 मेंबर्स ने बोल दिया है कि हाँ, रेजोल्यूशन के लिए सुनवाई होगी, बैठक होगी, और मान लीजिए कि सिर्फ 75 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट थे। ठीक है, मतलब टोटल 100 लोग थे। ठीक है, टोटल 100 लोग थे, जिसमें से 50 लोगों ने बोल दिया कि हाँ सुनवाई होगी, लेकिन जिस दिन सुनवाई थी उस दिन सिर्फ 75 लोग ही आए, 100 मेंबर्स पूरे आए ही नहीं। तो इस प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब 75 मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। तो 2/3 ऑफ 75 कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ 75, 3 2 6, 3 5 25, मतलब 50 लोग आउट ऑफ 75, 50 लोगों को मानना पड़ेगा कि हाँ इमरजेंसी लगानी चाहिए, तभी इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप समझ में आ गया कि 100 में 50 लोगों ने बोला है कि हाँ सुनवाई होगी, और जिस दिन सुनवाई थी तो जितने भी लोग प्रेजेंट थे उसके 2/3 मेजॉरिटी शुड सपोर्ट द रिकमेंडेशन। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया। नाउ लेट्स सी, अब क्या है कि अगर प्रोक्लेमेशन को हटाना है, ठीक है, मतलब जो नेशनल इमरजेंसी था उसे अब हटाना है, अब कंट्री में नेशनल इमरजेंसी नहीं है, तो उसे सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं किसी भी वक्त, उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर जो नेशनल इमरजेंसी है इसे रिवोक करना है, इसे ख़त्म करना है, तो इसको प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट अपने से कर सकते हैं किसी भी वक्त, उसे क्या चीज़ का ज़रूरत नहीं है? उसे पार्लियामेंट का अप्रूवल, मतलब इसमें अब राज्यसभा और लोकसभा का वोटिंग का ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट अपने से कर सकते हैं, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल। तो रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल ये क्या बोल रहा है? रेजोल्यूशन ऑफ की किस तरह जो अप्रूवल का प्रोसीजर है वो डिसअप्रूवल से डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला जो डिसअप्रूवल में था उसमें क्या था कि सिर्फ प्रेसिडेंट अपने से कर सकते हैं,
उसमें लोकसभा और राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अप्रूवल में प्रेसिडेंट अपने से नहीं कर सकते हैं, उन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पूछना पड़ता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। उसके बाद पहला वाला मतलब जो डिसअप्रूवल है वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है और दूसरा वाला स्पेशल मेजॉरिटी से। मतलब वो अगर पार्लियामेंट के पास गए भी तो सिंपल मेजॉरिटी से वो बोल देंगे कि हाँ ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को अब हटा दो। लेकिन जब अप्रूवल का बात होता है, जब अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी का बात होता है, तब स्पेशल मेजॉरिटी होता है। वहीं वाला कि 100 में से पहले तो 50 लोगों ने बोल दिया कि बैठक होगी, और जिस दिन बैठक थी उस दिन के जितने लोग थे 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। जितने लोग आए थे उतने में से 2/3 लोग शुड एक्सेप्ट इट कि हाँ ठीक है लगाना चाहिए। तो फर्स्ट वन कैन बी डन बाय सिंपल मेजॉरिटी, सेकेंड वन बाय स्पेशल मेजॉरिटी, और पहला वाला में सिर्फ लोकसभा पास कर सकती है। और लेकिन पहला वाला में मतलब प्रेसिडेंट अपने से कर सकते हैं, लेकिन जो अप्रूवल है उसमें लोकसभा और राज्यसभा को पार्लियामेंट से मतलब पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है। So we'll keep it till here only, guys. If you have any problem, you can tell me in the comment section. And please, if you loved the explanation, then like the video and subscribe to my YouTube channel. Take care, guys. Thank you so much.